नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम जो भी सहयोग कर सकते हो अवश्य करें। आज हमारे साथ है कर्नल मयंक चौबे जी और कर्नल मयंक चौबे जी का स्वागत कर रहा हूं। आप भारतीय सेना में लंबे समय तक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में रहे हैं और बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में डेप्यूटेशन पे भी रहे हैं। तो मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूँ यहाँ जयपुर डायलॉग्स पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल चौबे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कर्नल चौबे, अब ये ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया और ऑपरेशन सिंदूर हो गया या चल रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि ये तो अभी चल ही रहा है और उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान वालों को चेतावनी भी दे दी कि भाई आप लोग जो है वो या तो रोटी खाओ ठीक से रहो, रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। तो वो तो सुन के मुझे तो बिल्कुल गब्बर सिंह की याद आ गई। गब्बर सिंह कहता था कि अच्छा तूने हमारा नमक खाया है, अब गोली खा। गोली तो ये पाकिस्तान को, जो हमारे बॉर्डर के सामने जो पाकिस्तान है, उसको तो समझ में आ गया अवश्य, निश्चित रूप से। अब ये देखने वाली बात है कि हमारे भारत के अंदर भी एक पाकिस्तान है, उसको समझ में आया या नहीं आया। तो इस पर बात करने के पहले पहले जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उनके ऊपर बात कर लेता हूं मैं आपसे। एक तो अभी अभी समाचार आया है कि एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एएमसीए के प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है। तो ये जो एएमसीए का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, इसमें तो समय लगेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस समय, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। सर, एक बात जो थी वो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा, एएमसीए पर थोड़ा सा रुक के आऊंगा अगर आपकी अनुमति हो सर। जी जी जी। एक चीज जो थी, आपने बात की थी कि पाकिस्तान को संदेश, तो पाकिस्तान को संदेश तो दिया जा चुका है, माकूल संदेश दिया जा चुका है। भारत के अंदर भी जो विकसित होता एक पाकिस्तान है, उसको भी अच्छा संदेश दिया जा चुका है सर। मेरी नज़र में ये आया है कि अ, सोच ये चल रही थी कि हमने इस समय पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं, उनको ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान इस समय सर नहीं उठा सकता, लेकिन हमें मालूम है कि उसकी दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैं कुत्ते से उसकी तुलना नहीं करना चाहूँगा सर, वफ़ादार पशु होता है। तो पाकिस्तान की दुम जो है टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो ज़रूर हिमाकत करेगा कुछ ना कुछ करने की सर। और इंटेलिजेंस सोर्सेज़ ये कह रहे थे कि जो मूव हो सकता है, वो हो सकता है नेपाल बॉर्डर से, क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है। तो पोरस बॉर्डर को देखते हुए नेपाल से यूपी का बॉर्डर सटता है सर, और इस तरफ से थोड़ा-सा बिहार आता है। तो नेपाल से जुड़े हुए 4 जिलों जो थे, यहाँ पर सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पश्चिमी एरिया में, और नेपाल के बॉर्डर पे तिलक लगाया जा रहा था, योगी जी द्वारा। उन्होंने क्या किया, यहाँ बुलडोज़र चलवाए और 450 अवैध मदरसे और मस्जिद जो थे, उनको साफ किया है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप था, क्योंकि सर स्टेजिंग एरियाज़ होते हैं टेररिस्ट के अंदर आने के। पहले वो बॉर्डर के उस पार बैठते हैं, जब देखते हैं रास्ता साफ है, तो अंदर आते हैं। अंदर आते ही उनको जगह चाहिए छुपने की। तो ये जो चीज़ें थी, ये बहुत उनके लिए अच्छी जगह थी छुपने के लिए। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, ग्राउंड ज़मीन किसी और की थी, कंस्ट्रक्शन आपने कर रखा था। तो इसको साफ जो किया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि समय रहते उन्होंने स्थिति को भाँपा और तुरंत एक्शन लिया। तो अब जो है इनका मार्ग जो है वो सुगम तो नहीं रहा। ये नहीं कहूँगा कि दुर्गम हो गया, परंतु सुगम नहीं रहा सर। तो ये मुझे छोटा-सा याद आ रहा था आपसे बात करते समय, तो मैंने सोचा कि दर्शकों से साझा करता चलूँ ऐसी बात को सर। जी। रिगार्डिंग दी एएमसीए सर, एएमसीए के बहुत अच्छी खबर है, मेरे ध्यान से उतर गई थी ये, परंतु आपने याद दिला दिया। हम इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो जी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो फायर पावर है, उसको एक कंसिडरेबल लीप मिलेगा फिर इसके आने से। अ, मेरे पास में कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं, पर मैं उसको प्ले नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहली बात है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर का एक अप्रूवल आया है सर।
हम लोग बात करते हैं F-35A जो कि अमेरिका का है और JF-35 जी। JF-35 जो चीन का है। हुँ। सर चीन ने इस समय पाकिस्तान को ये झुनझुना दिखाया है कि हम तुझे ये विमान स्टेल्थ विमान जो है वो दे देंगे और इसको एक्सेलरेटेड रेट पर हम तुमको देंगे, यानी कि जब दिया जाना था उससे जल्दी दे देंगे और आधे दाम पर देंगे। सर आप ही के चैनल पे आप ही बता रहे थे इसको कि ये $80 मिलियन का जो विमान था, वो स्टेल्थ विमान है और जो F-35 जो है, वो मेरे ख्याल से करीब सवा 200 या $300 मिलियन का विमान है आपने बताया था। नहीं, नहीं और ज़्यादा है वो तो और ज़्यादा करीब $500 मिलियन का बन पड़ता है। जी, जी। तो सर सब कुछ 500 मिला के। मिलियन फ 500 और मिलियन विमान सर। हाँ, आपके 240 मिलियन का तो 240 से 300 मिलियन का तो रफ़ाल पड़ता है। रफ़ाल आ गया, रफ़ाल आ गया। सर, तो मतलब जो टेक्नोलॉजी आपकी 500 साढ़े 500 मिलियन में आ रही है, उसको 80 मिलियन में देके फिर आप 40 बिलियन में देने का वादा कर देते हो, न जाने क्या दे रहे हैं। सर मुझे तो लग रहा है ये उनका टॉय मॉडल तो नहीं दे रहे, वो स्केल्ड मॉडल होता है ना, कि 10 टाइम्स छोटा जो है वो पकड़ा दिया इनको खेलो। सर मजे की बात ये है कि चाइना बड़ा समझदार देश है। वो अपने वेपन सिस्टम को अपने यहाँ टेस्ट नहीं करता। उसके पास पाकिस्तान जैसा बेवकूफ देश मौजूद है, जो अपने वेपन सिस्टम को इनको देता है, टेस्ट करो तुम। अगर फेल हो गए, तो जूते इनको पड़ते हैं कि तुमने हमारा वेपन सिस्टम फेल कर दिया। इनका वेपन सिस्टम कभी गलत काम कर नहीं सकता सर वैसे। तो अब पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है कि उसको स्टेल्थ विमान मिलेगा। हमारे पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि स्टेल्थ को डिटेक्ट कर सकती है सर। इंफ्रारेड रडार्स जो है हमने डेवलप कर रखे हैं और मैंने अच्छा आपके शो पे ही सुना था मैंने सर इस चीज को। तो ये नॉलेज मैं वहीं से ले रहा था। आपके शो का बड़ा फायदा उठाता हूँ मैं, अच्छा, अपना अच्छा। ज्ञान वर्धन करने के लिए। तो आपने बताया था कि बैंगलोर में ये कंपनी मौजूद है जिसने कि ये वाला रडार डिजाइन कर दिया है। तो हाँ, वो चाहे कर दिया है, वो साउथ कर दिया। वीएचएफ रेडार डिज़ाइन कर दिया है उन्होंने। जी, आ भी तो गया ये कल तो उसपे तो तो शोकेस भी कर दिया। तो अब ये रडार आ चुका है, अब तुम स्टेल्थ लाओ चाहे स्टेल्थ के पिताजी लेकर आओ। हमारे पास में वो तकनीक मौजूद है जो कि आपको पकड़ लेगी। और मजे की बात ये है सर कि हमारे जो ड्रोन्स गए थे, जो कि सो कॉल्ड कामिकाज़ी ड्रोन जो हमने भेजे थे, आकाश तीर के अंतर्गत 5 से 10 किलो उसमें बारूद था, वो भी स्टेल्थ थे, लेकिन उनको ये पकड़ नहीं पाए। उनको नहीं पकड़ पाए। वो HQ-9 जो था वो उनका हेडक्वार्टर में जाके कहीं छुप गया था, जिसको हमारे पीटीए ने पहले जगाया था, पीटीए के जागा और जब वो जैसे ही जागे, तो फिर उन पे हुँ। ताबड़तोड़ बरसात कर दी और लाहौर का दरवाजा हमने खोल दिया फिर। तो इस समय भारत को इस टेक्नोलॉजी के आने से एक तो सर साइकोलॉजिकल एज बहुत तगड़ा मिलता है। आप सिग्नलिंग करते हैं सर, इस समय देश जो है वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनते हुए देख रहा है सर। और ये स्टेप जो है आज का अनाउंसमेंट जो है सर, मिलिटरीली तो आए चाहे ना आए, हमारे पास में इतनी एयर पावर है कि हम किसी भी एयर पावर का सामना आराम से कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये एक सिग्नलिंग कदाचित भारत की जनता के लिए है कि हमने इस चीज की अनुमति दे दी है और अब हम इस एरिया में कदम रखने वाले हैं। तो मैं इसको फॉर्मल अप्रूवल से ज्यादा एक सिग्नलिंग ज्यादा मानूंगा, भारत की जनता को एक बार और चेताने के लिए कि आप विश्व गुरु जो हैं वो बन चुके हैं सर। जी, ये जो इस बार ये जो बात देखी गई, तो मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा था कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ। यदि आप 20वीं शताब्दी में भी देख लें या स्वतंत्रता के बाद की बात भी देख लें, तो जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान के पास हमेशा सुपीरियर वेपनरी थी। चाहे वो 1947 में हो या आपके 65 65 में पूरे उनके पास अमेरिकन मॉडर्न वेपन थे, 71 में भी उनके 71 में पास एज थी, 1999 में भी उनके पास वेपन लोकेटिंग रेडार्स वगैरह थे अमेरिकन, जो हमारे पास नहीं थे। जी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो उनसे बहुत सुपीरियर साबित हुई, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ 3.5 घंटे कहते हैं, कुछ 3.5 दिन कहते हैं, कुछ 4 दिन कहते हैं, और कुछ बिल्कुल प्रिसाइज़ बताते हैं कि साहब 88 आवर्स में आपने उनके छक्के छुड़ा दिए और दे हैड टू सरेंडर विदिन 88 आवर्स। अब मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आपने तो चूँकि इसका बहुत अध्ययन कर रखा है कि ये जो पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री पावर जो है, सारे डायमेंशंस पे, चाहे वो नेवी हो, एयर फोर्स हो, आर्मी हो,
आर्मी के अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, आपके स्पेस हो, न्यूक्लियर हो, तो आप थोड़ा-सा क्या इसका तुलनात्मक हमें बताएँगे कि आज क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति होने वाली है? साथ में थोड़ा बहुत चीन का भी बता दें, क्योंकि चीन जो है वो बहुत उछल-कूद कर रहा था, तो पता चला उसके सारे के सारे जो वेपन्स हैं, वो तो खिलौने ही निकल गए। सर, चीन को जरा एक बार सबसे पहले आड़े हाथों ले लेते हैं सर। हुँ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके खात्मे पर भारत के पास में 17 देशों ने दरखास्त की कि हमें आप ब्रह्मोस अपना सिस्टम बेचो। सर, ब्रह्मोस सिस्टम जो खरीदने वालों की फ़हरिस्त में नाम थे वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया। सर, ये सारे के सारे देश जो हैं साउथ चाइना सी का पूरा घेरा डाल के बैठे हुए हैं। हुँ, इन देशों को ब्रह्मोस सिस्टम जाने का मतलब है कि चीन की डोमिनेंस जो है वो साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चैलेंज हो गई है सर। पहले भी थी पहले भी थी, लेकिन इनके जाने से और ये चैलेंज बन जाएगा। सर, मलाक्का स्ट्रेट पर इस समय भारतीय नौसेना का आधिपत्य है। हम जब चाहें चाइना की एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू चोक कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है सर। हमारी नेवी की हेजेमनी यहां नहीं है सर। वहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया के पास में, वहां तक हमारा वर्चस्व है। हमारी नेवी जाके वहां पर सोमालियन पायरेट से और शिप्स को बचाती है। ये पहले भी देखा गया है। तो सर, पूरा इंडियन ओशन आप ले लीजिए, वहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लेकर यहां मलाक्का स्ट्रेट तक भारतीय नौसेना का वर्चस्व है और धीरे-धीरे हम अपना फुटप्रिंट और बढ़ा रहे हैं सर। अब आते हैं पाकिस्तान और भारत की तुलनात्मक शक्ति पर, जैसे कि आपने कहा था सर। सर, 2 देशों को अगर आपने तोलना है कि उसकी क्या पावर है दोनों की, तो उसका एक पावर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है सर। पावर इंडेक्स जो होती है वो बेस फिगर, आइडियल फिगर है, वो 0.000 है सर। भारत का जो पावर इंडेक्स है वो है 0.1184। इस फिगर के साथ में हम वर्ल्ड की चौथी बड़ी शक्ति आते हैं 145 पावरफुल कंट्रीज में से सर। अगर यहां पर हम पाकिस्तान को तोलें सर, तो पाकिस्तान की फिगर आती है 0.2513। 0.2513 लेकर पाकिस्तान जो है वो 12वें नंबर पर बैठा है। तो चौथे नंबर पर भारत है और 12वें नंबर पर पाकिस्तान है सर। ये है दोनों का कंपैरिजन। अमेरिका कहाँ पे है? सर, अमेरिका का मैं पढ़ नहीं पाया। अमेरिका थोड़ा-सा इससे ऊपर ही होगा। मेरे ख्याल से शायद 0.0134 ऐसे कुछ होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है सर। लेकिन आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो मैं देख नहीं पाया था उस चीज़ को सर। पर ये जी। मैंने नोट किया था, क्योंकि हम दोनों जो थे आमने-सामने थे, तो एक कंपैरिजन चार्ट जो है मैंने इसका बना के चला था सर। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसका कि ब्लफ इस समय हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने वी कॉल्ड इट ऑफ, एंड दैट वाज़ द न्यूक्लियर डिटरेंस सर। हमेशा हर मोर्चे पर भारत जो था वो इस सोच के पीछे हट जाता था कि पाकिस्तान भी एक परमाणु शक्ति है और वो अपने हथियारों को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारी डॉक्ट्रिन थी नो फर्स्ट यूज की सर, और पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की सर। नो फर्स्ट यूज का मतलब होता है कि हम किसी भी सूरत में अपने परमाणु अस्त्र शस्त्र को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर यदि हमला होता है तो हम पूरी शिद्दत के साथ में उसका जवाब देंगे। पर पाकिस्तान की सोच ऐसी है कि वो फुल स्केल डिटरेंस की बात करता है, फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात करता है। सर, युद्ध के आयाम में 3 स्पेक्ट्रम बनते हैं सर। एक होता है टैक्टिकल, एक होता है ऑपरेशनल और एक होता है स्ट्रेटेजिक सर। तो ऑपरेशनल जो होता है वो करीब 60 से 70 किलोमीटर की परिधि में आता है, जैसे कि आपकी फाइटिंग फोर्सेस एडवांस कर रही हैं उस एरिया को। आपने सुना होगा सर, ये लोग धमकी देते थे, पौ-पौ के बम है हमारे पास में। तो ये पौ-पौ के बम जो थे वो हमारे टैक्टिकल डिटरेंस के काम में आते थे इनके। दूसरा आता है सर इनका ऑपरेशनल डिटरेंस। ऑपरेशनल डिटरेंस होता है कि जब युद्ध कर रहे हैं आप, तो युद्ध का पूरा थिएटर है, तो उसमें आप मीडियम रेंज मिसाइल्स का प्रयोग करके उसको अपने आप को कवर करते हैं। तो ये आ गया इनका सेकंड फेज, और बाकी आ गया स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। वो था इनका लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करके ये अपनी डिटरेंस को मनवाते हैं। हमारे पास जो है दैट इज नो फर्स्ट यूज। इसमें दिखने वाली बात यह है कि सर, भारत के पास में लैंड से फायर करने वाली मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास में भी हैं न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स जो कि
लैंड से फायर करती हैं। इस समय प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन थे कि केवल वो हाँ, एक ये बड़ा प्रश्न हो रहा है और सभी लोग ये पूछ रहे हैं इस समय। जी, सर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान के पास में केवल धोखा था और कुछ नहीं था। आपको ध्यान होगा सर, अब जब आते हैं कि किस तरीके से इस चीज को देखा जाए। सर 1999 में जब हमने अपनी एयर पार यूज की थी, अटल जी के कहने पर एयर पार हमने यूज की थी और हमारी एयर पार ने कारगर तरीके से सब चौकियों को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान को यह डर था कि अगर एयर पार थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हो सकता है उस समय किराना हिल्स तक जाके हम वार कर सकते थे। तो नवाज शरीफ दौड़े दौड़े क्लिंटन के पास जाते हैं कि सर बचा लो, वाजपेयी ने एयर पार यूज कर दी है, आपका माल मेरे पास में रखा है, मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो क्लिंटन जो है फोन उठाते हैं, वाजपेयी जी को बोलते हैं, वाजपेयी जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, अगर हम पे उन्होंने फर्स्ट यूज कर दिया, क्योंकि धमकी तो यही दे रहे थे, तो पहले अगर हमला मुझ पर होगा तो मैं कम से कम 20% अगर भारत नष्ट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, परंतु उसके बाद में पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा। तो मेरे ख्याल से ये केवल धमकी थी और नवाज शरीफ क्लिंटन को ये बताने गए थे कि तुम्हारे माल पे ये हमला कर सकते हैं। तो क्लिंटन ने फटाफट फोन उठाया और वाजपेयी जी को बोला कि सुलह सफाई कर लो, नवाज शरीफ पीछे हटने को तैयार है। अब इस समय स्थिति ये बनती है सर, जब हमने इनके इंस्टॉलेशंस पे हमला किया था, 3 इनकी बेसिक मेजर एयरफील्ड्स को हमने निकाला था। पहली थी सरगोदा सर, दूसरी थी नूर खान एयरबेस और तीसरी थी जैकबाबाद एयरबेस सर। जी। इन तीनों के पास में इनके न्यूक्लियर एसेट्स या उनके सपोर्टिंग इंस्टॉलेशन मौजूद थे। सर सरगोदा से 7 किलोमीटर की दूरी पर चांगी हिल्स है। चांगी हिल्स में इनके वॉरहेड का जखीरा था। इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान का जखीरा था या नेटो का जखीरा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नेटो का जखीरा होने के प्रूफ जो है वो हमारे सामने आने शुरू होते हैं। सर कैसे? कि जैसे ही युद्ध की स्थिति बनी, वैसे ही आपने ध्यान किया होगा टर्किश एयरफोर्स का एक विमान, माल वाहक विमान जो है वो पाकिस्तान में लैंड करता है। और जब पूछा जाता है कि वो विमान क्या करने आया था, क्योंकि उसने कोई सामान तो उतारा नहीं था, तो वो कहता है कि मैं रिफ्यूलिंग के लिए यहां पर लैंड किया है। सर कहने का मतलब है कि नेटो जो है वो अपने आर्सेनल को टर्की में रखता है, 5 देशों में वो रखता है जिसमें टर्की शामिल है। क्या वो विमान यहां से इन एसेट्स को निकालने के लिए आया था इससे पहले कि हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हो जाए? यहां पर यह सोच आती है सर। अच्छा, जब इन एयरफील्ड्स पे अटैक हो गया और ये खबर आई कि यहां पर हो सकता है विकिरण थोड़ा सा फैले, तो पाकिस्तान अमेरिका का जो बीच मास्टर विमान था जो कि टोह लेता है, वो मात्र 2 घंटे के अंदर ही एयरबॉर्न था सर वो। सर ऐसा कौन सा देश है जो किसी भी देश के लिए अपने ऐसे विमान को 2 घंटे के अंदर एयरबॉर्न कर देगा? सर नेटो के सैटेलाइट ने जहां तक मेरा ख्याल है रेडिएशन पकड़ा है, मैसेज पीछे गया है, पेंटागन से ऑर्डर आया है, सीधा विमान जो है वो टेक ऑफ करता है। 2 घंटे के अंदर ऐसी काम बन सकता है। वो पहला एक चक्कर लगाता है चांगी हिल्स के ऊपर, जो कि उनका एक जखीरा था। दूसरा चक्कर लगाता है वो किराना हिल्स के ऊपर, किराना हिल्स के किराना ऊपर। हिल्स। सर चांगी हिल्स पे भी मारता है, किराना में मारता है नहीं, और लैंड चांगी करता है नहीं है जाके। वो, आप वो चगई हिल्स तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। वो चगई हिल्स सर है जहाँ पे इनका एक्सप्लोजन हुआ था, जी, जो सर इन्होंने जगई अपना हिल्स जो में टेस्ट 2 किया। हिल्स हैं सर। चगई हिल्स में 2 पार्ट हैं। एक है उनका रोको हिल्स है और एक है चगई हिल, और चगई डिस्ट्रिक्ट है इनका बलूचिस्तान में। हुँ, सर मेरा मानना ये है कि रोको डिस्ट्रिक्ट में 5 जगह पर पाकिस्तान ने मई 1998 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे। जब हमने हुँ। किए थे उसके 15 दिन के बाद में इन्होंने भी किए थे। अब इन्होंने कैसे किए थे? क्या वो इनको सामान चीन से मिला था या अमेरिका से मिला था? दैट इज़ द मिस्ट्री। ठीक है सर? हाँ, कई लोग इस मानते हैं कि अमेरिका ने ही इनको सप्लाई किया था कि भाई फटाफट जी, कर लो तुम। कर लो तुम दिखाने के लिए। सर इस रोको हिल्स से थोड़ी दूरी पर है चगई हिल्स। हुँ, चगई हिल्स में इनके वॉरहेड का एक और जखीरा मौजूद था। आपको ध्यान होगा डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करके भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर भी अटैक किया है। क्यों? हाँ, यस, 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 है ना यस। सर? हाँ तो जी। जो अर्थक्वेक जो आया था हल्का-सा, वो हाँ, हाँ, 4 हाँ। रिक्टर स्केल पर नापा गया था क्वेटा में और सेम अर्थक्वेक नापा गया था अफगानिस्तान में। चगी हिल्स जो है बॉर्डर करते हैं दोनों देशों को सर। हाँ जी, हाँ जी। है सर? तो मेरा मानना ये है कि हमने चगी हिल्स में भी इनके वॉरहेड के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया था। इसीलिए इनका बीच मास्टर जो है वो एक चक्कर चगी हिल्स का भी लगाता है और एक चक्कर किराना हिल्स का लगाता है, फिर लैंड करता है।
दूसरी बात सर, इसके तुरंत बाद इजिप्शियन एयरफोर्स का एक इल्यूशन 76 विमान, मालवाहक विमान, बोरॉन कार्बाइड को जखीरे को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी में लैंड करता है। सर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस विमान को वहां से टेक ऑफ करवा के अपने यहां लैंड करवा सके, अनटिल अनलेस उसमें नेटो इन्वॉल्व है। तो नेटो की तरफ से घंटी गई होगी कायरो को, और वहां से, चूंकि नाइल के जो रिवर डेल्टा बेसिन है, वहां पर बोरॉन कार्बाइड का जखीरा है, तो ये विमान उसको लेकर आता है और पाकिस्तान में लैंड करता है। बोरॉन कार्बाइड जो है वो विकिरण के समय न्यूट्रॉन्स के प्रवाह को रोक देता है, बाधित कर देता है उसको, तो ये डैम्पिंग इफेक्ट का काम करता है। दूसरी चीज ये प्रूफ था कि यहां पर हुआ है। सर, मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय पड़ोस पड़ोस में रहते हैं, और वहां से वो खबर दे रहे थे कि सरगोदा के पास के करीब 50 किलोमीटर की परिधि के गांव को खाली करा दिया गया है, और उसके वीडियोस भी इस समय इंटरनेट पर मौजूद हैं कि पूरे घर खाली हो चुके हैं सरगोदा के पास से। फिर उसके बाद में वीडियो आता है, पाकिस्तानी ही की तरफ से वीडियो आता है इंटरनेट पर घूमता हुआ, जहां पे मिसाइल जो है वो जाके सीधी हिल्स में जाके टकराती है। तो हिल्स में सर प्रोटेक्शन पूरा का पूरा होता है। इनग्रेस के लिए रास्ता उसका एक है, एग्रेस के लिए एक रास्ता है। हमने प्रोबेबली इनके इनग्रेस के रास्ते और एग्रेस के रास्ते दोनों में जाके अटैक किया है, और मेरा मानना यह है, आई वोंट बी एबल टू कमेंट वेदर इट वाज ब्रह्मोस और वेदर इट वाज स्कैल्प। ऐसे मौके पर सर, जब आपको बख्तरबंद चीज को छेदना होता है, तो यू यूज अ टैंडम चार्ज। टैंडम चार्ज का मतलब होता है कि एक चार्ज आगे और एक चार्ज पीछे। जैसे ही आपका प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, पहला चार्ज जो है छेद बनाएगा, अगला चार्ज जो है फायर करेगा और उस छेद के अंदर से आगे का रास्ता साफ करेगा। तो हमारी एक के बाद एक 2 प्रोजेक्टाइल सीरीज में अंदर घुसती हैं सर। तो कितना बड़ा भी उन्होंने वहां पर बचा के रखा होगा। 450 केजी टीएनटी जब फटता है ना सर, तो धरती आराम से हिलती है। यहाँ पर तो 900 केजी फटा है एक साथ, धरती हिलेगी। इसीलिए वो झटके जो है इस्लामाबाद में महसूस किए गए, और वही झटके क्वेटा में भी महसूस किए गए, और क्योंकि वाशिंगटन में भी महसूस किए गए। वॉशिंगटन में तो खैर रूह कांप गई सर, रूह कांप गई। तभी तो तिलमिला गए सर वो। सर, मेरा मानना ये है कि अमेरिका इतना शरीफ नहीं है कि अपने एसेट्स को बिना अपनी निगरानी के छोड़ देगा। आप देखिए, पोर्टस जब हिंदुस्तान में आता है तो अपनी वो ब्लैक क्या होते हैं, बीस्ट को लेकर आता है, वो गाड़ी को लेकर आता है, उसका पूरा एंटुराज साथ में आता है, उसके सुरक्षा कर्मी साथ में आते हैं। उसको किसी भी देश की सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, तो पाकिस्तान की सुरक्षा पे तो उसको कतई विश्वास नहीं है। उसने अपना पेट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पक्का लगाया होगा यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए, और हमारे जो जो मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स हैं, इसके इस सिस्टम को भी झुटलाकर वहां पर जाकर पहुंच गए। तो सर तिलमिलाएगा सर। आप उसके देखिए 8 F-16 गिरा दिए। आपने उसके मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया, उसके जखीरे को जाके नेस्तनाबूद कर दिया। नेस्तनाबूद तो खैर नहीं कर पाए, हमने क्या किया, उसके बॉम्ब्स को रिप ओपन कर दिया है सर। तो विकिरण धीरे धीरे फैल रहा है, डर्टी बॉम्ब जिसको कहते हैं वो बन चुका है सर वो। अब वहां पर अंदर कोई जा नहीं सकता, सदियों तक के लिए वो एंटोम करना पड़ेगा उसको सर। अभी आप देखते जाइए, सीमेंट की भारी खेप जो है वो आपको इन दोनों एरियाज की तरफ मूव करती दिखाई देगी। इस समय तो उनको बलोच लिबरेशन आर्मी के पैर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो इनको हिलने देंगे नहीं वहां से। और यहां पर तो खैर इनका राज है, ये तो अपना जो करते रहेंगे। वहां से वैसे ही वो फील्ड मार्शल बन गया है, क्योंकि उसने रक्षा कर ली थी पंजाब की। नहीं तो पंजाब हो सकता है भारत में जाके विलय कर लेता। इनके फील्ड मार्शल ऐसे बनते हैं सर, पंजाब को बचा लो, फील्ड मार्शल बना दो। तो इस समय देखते जाइए सर, जैसे सीमेंट की मात्रा बढ़ेगी सरगोदा की तरफ, आप जान जाएंगे एंटोमिंग की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसका और कोई इलाज है नहीं। उसको वहां से क्लियर नहीं कर सकते, आपको एंटोम करना पड़ेगा। चेरनोबिल का आपको याद ही होगा सर। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये जो चीज हमने की है, बीच में आया इनका नूर खान एयरबेस सर। नूर खान एयरबेस जो है उसके आसपास, जिसको चकलाला भी कहते हैं, उसके आसपास 5 फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर्व करती थी सर। एक थी इनके काहुता, किरनावा, और एक थी इनकी वाह। वाह इनकी ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, जो कि काला न्यूक्लियर चिट्टा। वॉरहेड को, जी, ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को असेंबल करती थी। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन भारत की जो मिसाइल सिस्टम ने वहां पर मार दिए और इनको फिर मार ही दिया। काहुता जो थी वो भी इनकी कवर हो गई उससे। किरनावा है वो भी कवर हो गई। इनकी जितने टीईएल फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्टर, डायरेक्टर और लॉन्चर, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। सर, इन एयरफील्ड्स की खासियत ये थी कि सरगोदा एयरबेस में इनके पास में F-16 खड़े होते थे, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरकुलिस होता था। इनके पास में
IL-78 जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो होता था, वीआईपी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते थे इनके पास वहाँ पर। तो होता क्या है कि ये सब आप प्रोफाइल जब देखेंगे विमानों की, F-16 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड्स को ले जा सकता है सर। तो इसका मतलब इनके पास में वहाँ पर किराने की दुकान में काफ़ी कुछ माल रखा हुआ था, जो अब इनके किसी काम का रह नहीं गया सर वो। हुँ, ये तो बड़ा हादसा हो गया था। ये तो ग्लोबल लेवल का हादसा हो गया। जी, जी सर। सर तभी तो तिलमिला गए ट्रम्प साहब सर, इतना कस के क्यों चिल्लाते हैं वो कि इन पे सैंक्शन लगा दो, इनके एप्पल का फैक्ट्री को बाहर निकाल दो और इन पे सैंक्शन लगा दूँ, मैं वो कर दूँगा, क्या टैरिफ बढ़ा दूँगा इनका, ये कर दूँगा। सडनली उन्होंने चाइना को छूट दे दी कि भैया तुम आ जाओ। मैं तुम्हारे टैरिफ भी कम कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। तो ये नया याराना कहाँ से निकल के आया सर? इसीलिए तो आया है सर। आज की डेट में मान लीजिए दोबारा युद्ध होता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, जैसा कि जी, 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 जी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया कि भई तुम लोग सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। तो ये कहने के बाद में अब मान लीजिए कि ये न्यूक्लियर वाला जो है ये रास्ते से निकल गया। तो अब आप कैसे तुलना करेंगे दोनों की मिलिट्री पावर की? सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बनाना रिपब्लिक पे हमला होएगा सर। इससे ज़्यादा इनके पास में कुछ है नहीं करने के लिए। सर, अभी तो देखिए ना, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था कि इनकी जो एयरफ़ील्ड जो कि अपोज़िट थी बीकानेर के, वो आईसीयू में पड़ी हुई है। पहले उसको एयरफ़ील्ड को 18 मई को इनको ऑपरेशनलाइज़ करना था। इन्होंने बढ़ा के 6 जून कर दी है डेट उसकी सर। तो ये मुझसे बहस कर रहे थे कि वो एयरफ़ील्ड जो है वो शेख ज़ायद एयरपोर्ट के साथ में को-लोकेटेड है। तो कहते हैं वो सिविलियन हाँ, एयरफ़ील्ड थी, वो वो काफ़ी रहीम लो रहीम यार लोकेटेड खान। हुँ। रहीम यार खान। तो वो शेख ज़ायद एयरपोर्ट जो है उसके साथ में को-लोकेटेड थी। यानी उस रनवे को दोनों सिविल भी और मिलिट्री दोनों यूज़ करते थे। हमने जाके रनवे को कर दिया ध्वस्त इनके। 10 मीटर का क्रेटर बना दिया वहाँ पर। अब इनके ना तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं, ना लैंड कर सकते हैं। सर इनकी ये सेंट्रल एयर कमांड का ये मेजर एयर बेस था। अच्छा, आबादी से दूर, सारे रोड हेड से दूर, यानी इसको रिपेयर करने में भी इनकी नानी मरेगी सर इस समय। तभी आप देखिए 18 मई से बढ़ाकर 6 जून इनकी कर दी गई है और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सटीक कहा कि ये इनका एयरबेस जो है वो आईसीयू में पड़ा है और उसको कहाँ से पकड़ा था हमने? नाल से टेक किया था उसको। नाल जिस एयरफोर्स बेस पे प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ से जो था इसको टेक ऑन किया था। तो अभी देखते जाइए सर सब लोग फिगर कर रहे हैं 7 बिलियन की सर, जो मैंने आंकड़ा नापा है वो कम से कम 61 बिलियन का है सर इनके पास में। 61 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो चुका है, जो कि सीपीईसी के पूरे आउटले के बराबर है। तो पाकिस्तान वहां से दोहरी मार खाएगा, सीपीईसी के पैसे देने पड़ेंगे और 61 बिलियन का यहाँ पे खामियाजा इसको भरना पड़ेगा। और दूसरे थप्पड़ इसको पड़ेंगे चाइना से कि हमारे सारे वेपन सिस्टम को तुमने फेल करके रख दिया वहां पर। अब हम अफ्रीका में क्या बेचेंगे? तो ये इस तो है, समय गंभीर गंभीर समस्या तो चाइना के लिए भी पैदा होगी। जी, सर अफ्रीका का पूरा मार्केट बंद हो गया। अफ्रीकन कंट्रीज जो है इंडिया की तरफ देखते हैं। सर मेरी अफ्रीकन डिप्लोमेट से बात होती थी, मुझसे साफ कहते थे कि वी नो चाइना हैज गॉट डीप पॉकेट्स एंड व्हाई चाइना वांट्स टू कम टू अफ्रीका वी ऑल नो। व्हाई इंडिया वांट्स टू हेल्प अस वी नो दैट आल्सो। सर सारे देश जो है समझते हैं, दो रोटी सब खाते हैं, सबको समझ में आता है कि आपका कारण क्या है। वो बताते थे कि चाइना आएगा, फैक्ट्री बनाएगा, अपने इंजीनियर खुद लेकर आएगा, अपने वर्कर्स लेकर आएगा, अपना रॉ मटेरियल लेकर आएगा, पूरा कंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पर और फिर हमसे पैसे लेगा उसके लिए, काम करने के लिए उसके अंदर। तो ये चाइना का अप्रोच है। हम लोग ऐसा करते थे सर कि जैसे एक सेइंग है, "यू गिव अ फिश अ मैन टू ईट, यू फीड हिम फॉर अ डे। यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम।" तो भारत की सोच जो है, वो ऐसी है कि किसी देश को लाइफ टाइम तक फीड करने का मौका मिल जाए। सर जी, तो अब जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भई एयर डिफेंस खत्म हो चुकी है सर पाकिस्तान की, क्योंकि उनके HQ-9 बैटरी समाप्त हो गई, HQ-16 जो है उनकी वो भी चली गई। उसके अलावा जो अमेरिकन वो TPR-77 रेडार्स थे, वो भी चले गए। अ, लास्ट में यानी 10 तारीख को बताते हैं कि साहब कि 10 तारीख को जब एयरबेस हिट किए हैं, उसके पहले से ही उनके जो हवाई जहाज़ थे, उन्होंने उड़ान छोड़ के हैंगर की शरण ले ली थी उसके पहले।
क्योंकि एयर डिफेंस खत्म हो चुकी थी उस समय तक, और उसके बाद भारत ने हिट किया उनके एयर बेसिस को, तो दे वर टोटली हेल्पलेस एट दैट टाइम। अब ये जो एयर डिफेंस जो डिस्ट्रॉय की है भारत ने, इसको वापस बिल्ड करने में कितना समय लगेगा पाकिस्तान को? सर पहले आपकी बात से थोड़ा सा लीड लेके मैं शुरू करता हूँ। आपको ध्यान होगा इनका एवैक्स था, उसको हमने रिकॉर्ड दूरी पर 315 किलोमीटर की दूरी पर 315 चिपाया, किलोमीटर पे उड़ाया था, हाँ है जी। ना? एयरफोर्स ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस समय सब वो रिकॉर्ड बना रहे हैं सर अपने। और एक आपने वो भोलारी में सर ग्राउंड पे उड़ा इन्होंने दिया। उसके बारे में उसको बुलारी में जो इनका वो था साब 2000, उसको इन्होंने बुलारी में छुपाया। सर उस हैंगर के अंदर टोटल 40 कर्मी काम कर रहे थे उस समय, और 12 कर्मी जो थे वो हैंगर के बाहर थे। हमने इनके हैंगर को हिट किया, छत पे पूरी की पूरी छत जो थी वो नीचे बैठ गई। सर उसी समय इनका एक स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ था, वो वहां से साफ हो गया। उसके साथ में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरूज था, उसके बाएं पैर में चोट लगी सर। और इनके 5 और टेक्नीशियन थे, मुबश्शिर नाम था, एक लतीफ नाम था, और ऐसे 5 लोग थे। इन लोगों को 5 लोगों को उठा के सीधा सीएमएच ट्रांसफर किया गया। 40 लोग जो थे वो अभी भी नीचे दबे हुए हैं, और जैसे-जैसे मलबा उठ रहा होगा इनकी और बॉडीज जो है वो निकल के आएंगी। तो जो फिगर दी इन्होंने 93 की, इससे ऊपर जाने की पूरी-पूरी उम्मीद है। तो ये तो रहा बुलारी का केस सर। कितना समय लगेगा इसको लाने के लिए? सर आपको कोई भी डील करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पे ये सिस्टम के माउंटिंग की, क्योंकि ये एवैक्स सिस्टम जो है ये रन ऑफ द मिल सिस्टम तो है नहीं। जैसे कि हमने बोइंग का ऑर्डर दिया और बोइंग ने 5 साल में हमको सिस्टम सप्लाई कर दिए। आपको ये ऑन ऑर्डर कहीं से परचेज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सर इसको जल्द से जल्द भी अगर ये करेंगे तो 7 से लेकर 10 साल से पहले ये अपनी एयरफोर्स को वापस उस लेवल तक नहीं ला सकते, अगर केवल एवैक्स की बात 7 की से जाए। 10 साल लगेंगे? जी सर, मेरा अपना अनुमान ये है सर। क्योंकि सर खरीदने के लिए पैसे चाहिए सर। आप कटोरा लेके घूम रहे हो, आप एड के लिए मांग रहे हो, आपके यहाँ आतंकवादी खड़े होके बोल रहे हैं कि आपने हाफिज सईद के उस पे हमला कर दिया, आपने जैश के उस पे हमला कर दिया, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। सर इन गधों को ये नहीं पता है कि आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो अपने आप को रैम्बो दिखाने के लिए। इस वीडियो को एफएटीएफ को टैग करके हम जैसे लोगों ने और यूएन को टैग करके भेज दिया कि देखिए इनके यहाँ तो आतंकवादी अभी भी घूम रहे हैं, लोग धमका दे रहे हैं, और इन्होंने प्रूव भी कर दिया उस वीडियो को डाल के कि हमने इनके मरकज पे हमला भी किया था। तो ये जो है अभी सर जी, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। इस समय इनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है सर, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार इनकी खरीफ की फसल बैठ गई है। कपास जो होगी वो पैदा नहीं होगी सर इस बार, जैसी होनी चाहिए। इनका स्टेपल क्लॉथ वो थी, क्रॉप थी, जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता था। इंडस वाटर ट्रीटी के हेल्ड इन अबेयंस होने की वजह से इनकी कपास भी खत्म, यानी रोटी तो खत्म हो गई सर, कपड़ा भी खत्म हो गया, और पानी जो है वो तो ये जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक इनका पानी जो है वो एराटिक फ्लो करता रहेगा। सर पाकिस्तान ने इतनी भलाई का काम किया और इतने दूरदर्शी का काम किया, उन्होंने एक भी स्टोरेज जो है बॉडी कंस्ट्रक्ट नहीं की इन सालों में। 75 साल में उन्होंने कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप नहीं की अपनी। उनका रन ऑफ द मिल वाटर जो बह के आता है, उसी को वो खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं, और वो पानी बह के नीचे जाके अरेबियन सी में मिल जाता है। तो इनके पास में वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है नहीं। तो इसीलिए इनके आर्मी चीफ जो थे वो हरित क्रांति में लगे हुए थे, मरियम नवाज के साथ मिलके। तो हाँ। सावन के अंधे उस समय हरा-हरा देख रहे थे। फौज को छोड़ चुके थे अपनी सर वो। तो फौज का तो ये हाल हो गया उनकी, और फौज वैसे भी डिजर्ट कर रही थी सर। रिपोर्ट से आ रही थी करीब 2500 आदमी एक दिन में इनके यहाँ डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डाल रहे थे, और दुबई में 8-8 हजार की नौकरी करने के लिए तैयार थे कि जान बची लाखों पाए, चलो दुबई चलते हैं, वहां जिंदा तो रहेंगे कम से कम। 8,000 रुपए से सर, 8,000 की फिगर मेरे पास में दुबई से आई है ये, कि पाकिस्तानी आर्मी का आदमी जो है डिस्चार्ज लेने के बाद में दुबई में 8,000 रुपए की नौकरी करने को तैयार है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। सर जिस फौज के एफसी के लिए आपको डायरेक्शन देने पड़ जाए कि आप बिल्कुल मुस्तैद रहेंगे, वहां पर सोएंगे नहीं, और सर कौन सी फौज है जो अपनी फौज को ऐसे डायरेक्शन देती है? यानी आपको अपनी फौज पर भी भरोसा नहीं है। तो सर ये अब ये कंट्री मतलब दुश्मनी के लायक भी नहीं है सर। वो राहत इंदौरी का शेर है ना सर, हाथ में खंजर आंखों में पानी चाहिए, खुदा दोस्त दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो अब तो सर वो शेर जो है राहत इंदौरी का दिल से निकलता है सर।
तो अब आगे ये जो दुश्मन ये खानदानी ये जो एक बात ये भी कही जा रही थी कि इनका ऑर्डिनेंस और एम्यूनिशन जो है वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। हाँ, सर इनके पास में इन्होंने अपनी सारी शक्ति झोंक दी इसमें। अब अगर ये एलसी को कहते हैं ना, एलसी एक्टिव हो गई है, हमारे फौज की भाषा में बोलते हैं कि एलओसी एक्टिव हो गई है। एक्टिव हुँ। होने का मतलब है वहां से फायरिंग हो रही है और हम उसका यहाँ से जवाब दे रहे हैं। तो एलओसी भी एक्टिव करने के लिए सर आपके पास में बॉम्ब तो होने चाहिए। तो है ही नहीं तो फायर क्या करोगे खाक? तो इनका सर आपको ध्यान होगा कि लास्ट प्रेशर में अपने डीजीएमओ ने ये बोला था कि पहले तो केवल आतंकवादी ही इनग्रेस करके आते थे, इस बार इनके रेगुलर्स भी कोशिश कर रहे थे। सर मैं तो मानता हूँ ये रेगुलर अटैक करने नहीं आ रहे थे, ये शरण लेने आ रहे थे, भैया बचा लो हमें, हमें अपने देश में रख लो। हमने इनको खदेड़ के वापस कर दिया। तो ये इनके पाकिस्तानी आर्मी के आलम है इस समय। कुछ नहीं बचा है इनके पास में सर, ना तेल बचा है, ना पानी बचा है, सब कुछ साफ हो चुका है। बस वो है कि रस्सी तो जल रही है, लेकिन बल जो है वो जा नहीं रहा है। और पाकिस्तान नेवी का क्या हाल है? सर पाकिस्तान नेवी सर इस समय आपने ध्यान किया होगा, इनके जो नेवी के स्पोक्स पर्सन जो थे, जो इनके डीजी नेवी के जो थे, जो दाढ़ी थी उनकी और मूंछ गायब थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मरका सुभान अल्लाह से जो बचा था आदमी, उसको वर्दी पहना के बैठा दिया गया है वहां पर और उसको बोल दिया गया कि नेवी का रेप है ये। तो वो सो गए थे उस कॉन्फ्रेंस में। सो इसलिए गए थे सर क्योंकि इनकी नेवी के पास में काम धाम तो बचा नहीं है। भारत ने पूरा नेवल ब्लॉकेड जो है इस समय लगा दिया इनके सामने। अब इनके शिप्स जो हैं वो बाहर ना जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो कहते ये हैं कि सर नेवी जो थी वो अगली सुबह को एक्शन करने वाली थी। जब ये हमने हॉस्टिलिटीज कॉल ऑफ की हैं, अगली सुबह जो थी वो नेवी की थी। तभी आपने देखा होगा सर कि हमारे जो नेवी के जो वो थे डीजी नेवल सर्विसेज जो थे, जो नेवल ऑपरेशंस। नेवल ऑपरेशंस के, वो बहुत गुस्से में थे सर वो कि भाई एयरफोर्स को बारी मिल गई, फौज को बारी मिल गई, मेरी बारी नहीं आई। तो उन्होंने बड़े गुस्से में बोला था। सर मुझे लगता है उनका गुस्सा यहीं छलक रहा था कि यार मेरी बारी आने से पहले तुम रुक क्यों गए? तो ये मेरी रीडिंग है। पर सर इस समय पाकिस्तान के बुरे हाल हैं एंड वो हंसते हैं कि हमने कराची डिस्ट्रॉय कर दिया। वी आर वेरी क्लोज टू कराची। कराची इस समय ईयर मार्क्ड है, टारगेट जो है एक्वायर हो चुके हैं, तुमने चूं की और तुम पिटे। इस समय ये स्थिति है सर। एक थोड़ी सी आपसे ये भी बात करूंगा कि ये जो हमारी जो फोर्सेस हैं और ख़ास तौर से जो हमारी जो रैंक्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो मोटिवेटिंग फोर्स है और उनका जो हमारे जो एक प्रकार से जो धर्म के साथ में जो जिसको कहते हैं धर्म युद्ध का जो एक उनका एक जज्बा है और उधर से जो जिहाद का जज्बा है, क्योंकि उनकी तो आर्मी का मोटो ही है तकवा ईमान, ईमान तकवा जिहाद जिहाद सभी फी उनका। सबिलिल्लाह। हाँ, तो और जो हमारा जो एक दूसरी तरह का जज्बा मुझे याद है कि कुछ जो तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, वॉर हिस्टोरियंस थे, उन्होंने मराठों के बारे में लिखा था कि साहब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भी फोर्स जो है वो इस प्रकार से लड़ सकती है। और वो लड़ते थे और वो वीर गति के लिए लड़ते थे और उनको ये पूरा विश्वास था कि यदि हम अपना कर्म करते हुए जाएंगे तो हम वीर गति को प्राप्त होके और दोबारा इस धरती पर आकर हम इस भारत माँ की सेवा सेवा कर करेंगे पाएंगे। सर। तो ये जो दो अलग अलग जो एथिक्स हैं, इनसे भी कोई अंतर आता है क्या लड़ाई सर के बहुत बड़ा समय? सर बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहला सर, जो हमारा जवान जब लड़ता है ना सर, तो उसको निरंतरता का एक तरीके से आभास होता है कि यदि मैं वीर गति को प्राप्त कर गया, तो भी मुझे माँ भारती की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो सर हमारा टाइम जो है वो साइक्लिक है। अगर कोई पहिया इधर से घूम गया तो दोबारा उस रास्ते पर वापस आएगा। उसको दोबारा अवसर मिलेगा, ऐसे ही रण क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखाने का। लेकिन वहां पर उनकी सोच ये है कि एक बार जिहाद किया और हमको वो 72 हूरों का साथ मिलेगा। और 72 हूरें भी सर, मतलब मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है, 135 फीट की हूर होंगी वो और उनकी नसों में जो खून बह रहा होगा वो बाहर से दिखाई देगा सर वो। और आप जो है दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। अरे भाई, यहाँ पर जिंदगी ठीक से बसर कर लो, यही दूध और शहद की नदियां हैं।
और हूर अगर तुम ढंग के बन के रहोगे तो हूर तुम्हारी बीवी तुमको हूर बन जाएगी वो। लेकिन आदतें तो खराब हैं सर ऐसी। एक से मन भरता नहीं तो 4-4 पैदा कर लेते हैं सर। तो ये आदमी की जो सोच है, ये उसको हमेशा गिराती है सर ये। अच्छा, हमारी सेना की खास चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर। मैं जब इन्फेंट्री के साथ में था, तो मेरी कंपनी जो थी इट वाज़ अ मुस्लिम कंपनी सर। तो मैं जब पेट्रोल पे जाता था और मेरे जवानों को मालूम था कि लेफ्टिनेंट साहब जो हैं वो चाय नहीं पीते। तो सर पेट्रोल को हॉल्ट करते थे हम चाय की ब्रेक के लिए। और मैं किसी बगल के पत्थर पे जाके बैठ गया, चाय बनती थी। जब जवान चाय पीते थे तो एक जवान मेरे पास में आएगा, एक पानी का ग्लास गुनगुना ग्लास लेकर और उसमें क्या है नींबू पानी सर। सर कमबख्त याद कर रखते थे कि लेफ्टिनेंट साहब चाय ब्रेक में चाय नहीं पिएंगे तो उनको नींबू पानी पिलाना है। सर पहाड़ों में चढ़ते वक़्त 1-1 ग्राम का वज़न जो होता है वो बहुत भारी पड़ता है। लेकिन उनको ये चिंता थी कि हमारा ऑफिसर जो है वो चाय नहीं पीता, उसके लिए हम नींबू लेके चलेंगे। सर ऐसे जवानों के लिए आदमी जान ना दे तो क्या करे सर? सर ये हमारी सोच थी। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम बिलीव करते हैं फॉलो मी पे सर। हम अगर कहीं खतरा देखते हैं या कहीं डेंजर देखते हैं, मेरे साथ हुआ सर 15 दिन की नौकरी में एक ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर रहा था पेट्रोल के साथ में और उसमें हमको चट्टान को हग करके वहां पर पार करना था और नीचे 200 फीट नीचे गिरती गंगा है, वो बह रही थी और आवाज आ रही थी उसकी नदी की, दिखाई नहीं दे रही थी सर। अगर भगवान ना करे पैर फिसलेगा तो आदमी को मतलब मृत्यु तो छोड़िए, उसका शरीर का एक कतरा भी नहीं मिल सकता वहां पर सर, ऐसी हालत थी। तो उसको सबसे पहले मैंने उसको पार किया कि ये नेगोशिएबल है कि नहीं है। सर 15 दिन की नौकरी थी मेरी, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पीछे था नहीं। लेकिन जब तक मेरा 18वां जवान पास नहीं हो गया ना सर, मेरे दिल की धड़कन ऐसी थी कि मेरी कॉम्बैट ड्रेस ने मेरे दिल को रोक के रखा हुआ था, वरना दिल बाहर निकल के आ जाता। तो मुझे लग रहा था भगवान कुछ भी हो जाए, मेरे जवान को कुछ ना हो। सर ये हमारी फौज की सोच है। मतलब आप यकीन मानिए कि जो ऑफिसर का और जवान का रिश्ता इतना मधुर होता है ना सर, तो ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं सर। ऐसे अनगिनत एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास में, जहाँ पर आपको ऑफिसर और मैन का रिलेशन ऐसा सर कारगिल युद्ध में आपने कितने किस्से सुने थे? मेरे ख्याल से वो ऑफिसर था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। उस लड़के ने ये बोला कि अपने हवलदार को कि तुम यहाँ से पीछे चले जाओ और मैं जो हूँ इनके असॉल्ट को रोकता हूँ। तो हवलदार ने बोला कि नहीं साहब, आप अकेले नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ में रहूँगा। तो अफ़सर कहता है कि देख मैं तो अकेला हूँ, तू तो शादीशुदा है, फैमिली मैन है, तेरे पास परिवार है, तू जा। तो वो कहता है कि साहब आप मुझे पनिशमेंट दे दो बेशक, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा। ये तो विक्रम स बत्रा की बात है शायद। नहीं, नहीं सर, ये नाम मैं भूल रहा हूँ उस लड़के का। सर 57 दिन के बाद में इनकी डेड बॉडी जो है वो बर्फ से मिलती है। ये अपने पूरी की पूरी प्लेटून को 20 आदमियों की प्लेटून को पीछे भिजवा देते हैं और दोनों अकेले दुश्मन का सामना करते हैं। सर जब इसकी बॉडी को वहां से बर्फ से निकाला गया, ये अपने हथियार को क्लैस्प करके इसकी बॉडी मिली है। यानी कि लास्ट बुलेट तक इसने फायर किया है, फाइट की है सर। और उस हवलदार ने भी इसका साथ नहीं छोड़ा। वो हवलदार कहता है कि साहब अगर बच गए, आप बेशक मुझे पनिशमेंट दे देना, आपका कहना नहीं माना, लेकिन मैं इस समय आपका कहना नहीं मानूंगा। सर ऐसे रिलेशन बताइए किस फौज में मिलेंगे, जो आदमी अपनी जान पे खेल के ये कह रहा है कि मैं जान देने को तैयार हूं, बेशक तुम मुझे पनिशमेंट दे दो इस काम के लिए। सर हम तो ये अपने जवानों की बात कर रहे हैं सर, ये वो फौज है जो दुश्मन के सैनिकों की भी डेड बॉडीज की इज्जत करती है। जब पाकिस्तानियों ने अपनी डेड बॉडीज को लेने से मना कर दिया सर, हमारे जवानों ने मौलवी को पीठ पे बिठा के पहाड़ चढ़े हैं सर, क्योंकि मौलवी साहब जो थे एक्लेमेटाइज थे नहीं, पहाड़ में चढ़ने के लायक थे नहीं। तो जवानों ने अपनी पीठ पे ले जाकर उनको ऊपर पहाड़ के ऊपर लेकर गए हैं, नमाज जनाजा अदा की है, उनको दफन किया है वहां पर और फिर वहां से वापस आए हैं। सर ब्रिगेडियर बाजवा ने साइटेशन लिखा है सुबेदार जोगिंदर सिंह के लिए और कर्नैल शेर खान के लिए, जो कि कप्तान था पाकिस्तानी आर्मी का। उसकी जेब में पर्ची डाली कि दिस मैन शुड बी रिवॉर्डेड बिकॉज ही फॉट वेरी ब्रेवली। सर कर्नैल शेर खान को पाकिस्तान का सर्वोच्च मिलिट्री पुरस्कार मिलता है, जोगिंदर सिंह को भारत में सर्वोच्च मिलिट्री पुरस्कार मिलता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक आदमी 2 के साइटेशन लिखता है और 2 को अलग-अलग देशों के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स मिलते हैं। सर ये भारतीय फौज है। मेरे पास अनगिनत किस्से हैं गिनाने के लिए, लेकिन फिर मैं यहाँ पर विराम दूंगा अपनी वाणी को सर। ये तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा सर आनंद आया आपसे बातचीत करके।
सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कर्नल चौबे को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की